स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर 11 जिसका नेम क्या है, मैं कवि कैसे बना। इसके जो लेखक है वो कौन है, वो है गोपाल प्रसाद व्यास जी। इन्होंने इसमें क्या बताया है, मतलब इन्होंने इस लेसन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि बचपन में मेरे मन में कवि बनने की किस प्रकार की लालसा थी। उसी चीज का इन्होंने इस लेसन में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है और उन्होंने बताना चाहा है कि मैंने बचपन में बहुत सारी गलतियां की है और उसी गलतियों का मैंने निराकरण अपने प्रधानाध्यापक जी से पूछ के और फिर मैंने कविता बनाना सीखा है। तो देखते हैं कवि ये जो गोपाल प्रसाद व्यास जी है, इन्होंने किस तरीके से कोशिश की और किस तरह वो एक प्रसिद्ध कवि बन गए थे। कोई सन 1924 के आसपास की बात है, मतलब कब की बात है ये, सन 1924 की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में पढ़ाई करता था। मतलब 1924 की बात है। वो क्या करते थे, गोपाल प्रसाद थे, वो मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में पढ़ा करते थे। वह भारत का जागरण काल था। समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। शिक्षा संस्थानों पर भी इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई ना कोई उत्सव आयोजित होता ही रहता था। मतलब उस टाइम पे जो समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे वो क्या करते रहते थे, वो अपने पूर्ण यौवन पर थे और उनकी छाप किस पर थी, शिक्षा संस्थानों पर सबसे ज्यादा थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग क्या होता रहता था, प्रति सप्ताह कोई ना कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। मतलब जब भी स्कूल में कोई अच्छा प्रोग्राम होता था, मतलब हर हफ्ते उनके स्कूल में प्रोग्राम हुआ करता था, वो क्या करते थे, नए नए कपड़े पहनकर और सबसे आगे बैठना उनको सबसे अच्छा लगता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में बसा हुआ था। मतलब कि संगीत तो उनके परिवार में पीढ़ी से पीढ़ी चलता आया है। मेरे नाना जी, जिनका नाम था नंद गिरवर, अपने दिनों में ब्रज की रास लीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। मतलब कि जो संगीत था वो तो मेरे परिवार के रग रग में बसा हुआ था, जिसमें मेरे नाना जी थे, वो जिनका नाम नंद गिरवर था, वो क्या करते थे, वो उनकी जो रास लीलाओं में बहुत ही अच्छी मानता थी। मेरे पिताजी ब्रज किशोर जी शास्त्री भी स्वर ताल का अच्छे ज्ञाता थे। मतलब कि मेरे जो पिताजी हैं उनको भी जो स्वर ताल था उनका अच्छा ज्ञान था। और मेरी जीजी यानी कि मेरी माँ, वो अपनी माँ को क्या कहकर बुलाता था, जीजी कहकर बुलाता था। उनके बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का गीत वाद्य जमता ही नहीं था। मतलब क्या होता था, उसकी जो माँ थी वो भी संगीत में सबसे आगे थी। तो मोहल्ले में कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता था तो उसकी माँ क्या करती थी, वहाँ पर गीत गाया करती थी। जो उसकी माता थी उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानता थी। उनके बिना कोई भी प्रोग्राम वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था। मतलब मेरे माता पिता के सिर्फ मैं एक ही संतान थी, मेरे अलावा और कोई नहीं था। इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिली थी। मतलब सब कुछ मुझे मिल गया था तो मुझे संगीत भी विरासत में ही मिली थी। मुझे संगीत मेरे घर वालों ने ही सिखाया था। इसी के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था। मतलब जो मुझे संगीत बचपन से ही घर में सिखाया गया था, उसकी वजह से क्या होता था, स्कूल में भी सबको पता था कि मुझे संगीत आता है। तो जब भी हमारे स्कूल में और हमारी कक्षा का जो संगीत का पीरियड आता था उसमें क्या करते थे, मुझे मॉनिटर बना दिया करते थे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा संगीत आते थे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाजी बाजती शोभा यात्रा निकलती थी तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। मतलब कि जो गणेश चतुर्थी होती थी उस वक्त हमारे विद्यालय की झांकी भी निकलती थी। उस वक्त मैं क्या करता था, मैं भी भजन वगैरह गाया करता था। मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोह में कोई महत्ता नहीं दिला सका। मतलब कि मुझे संगीत इतना अच्छा आता था लेकिन उसकी वजह से मेरी इम्पोर्टेंस थी वो स्कूल में ज़्यादा नहीं बढ़ी, मुझे कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इतना अच्छा संगीतज्ञ होने के बाद में भी मेरी इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ी और मुझे ना तो विद्यालय में ज़्यादा महत्व मिला और ना ही कहीं और पे जहाँ मुझे बुलाया जा सके। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा था। जहाँ तक याद पड़ता है जानबूझकर तो मैं अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। मतलब कि ये मेरे साथ इतना बड़ा गलत अन्याय हो रहा था तो मतलब कि मैं बचपन से ही ऐसा था जो मैं अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं करता था। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से
अधिक कविता की कद्र होती है। तब मैंने एक चीज पता की कि लोगों के मन में संगीत से ज्यादा किसकी ज्यादा कद्र होती है, कविता की ज्यादा कद्र होती है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं पर कविता सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता था। मतलब मैंने सुना था कि लोगों को किसके लिए आमंत्रित नहीं किया जाता, संगीत के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि बड़े चाव से किसके लिए आमंत्रित किया जाता है, कविता सुनाने के लिए किया जाता है। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। फिर मैं पहले तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि संगीत से ज़्यादा कविता को महत्व दिया जाता है। फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि अच्छे बुरे का रिजल्ट कब सामने आ जाता है, तालियों के द्वारा ही वो प्रकट हो जाता है। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियां की तड़तड़ाहट बड़ी क्षीण होती थी और उसमें भी लड़के नहीं अध्यापक ही थोड़ा रस लेते थे। मतलब कि जब स्कूल में संगीत सुनाया जाता था उसके बाद में तालियां थोड़ी बहुत ही बजती थी, लड़कों की जो तालियां थी वो तो बिल्कुल भी नहीं बजती थी, बस अध्यापक ही थे जो थोड़ी बहुत तालियां बजा दिया करते थे। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरजते थे उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी थी। मतलब कि संगीत सुनाने के बाद में तो क्या होता था, बच्चे थे वो तालियां नहीं बजाते थे, सिर्फ जो स्कूल के अध्यापक थे वो ही तालियां बजाते थे। लेकिन कविता सुनने के बाद में जिस तरह की तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, पूरा हॉल गूंज उठता था। उसी तालियों की गड़गड़ाहट के कारण मेरे मन में भी जो कवि बनने की इच्छा थी वो उत्पन्न हो चुकी थी। मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उस वक्त मथुरा में जो सुप्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था नवनीत चतुर्वेदी, वो उस वक्त जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी, मतलब वो लोगों को क्या करते थे, कविताएं सिखाया करते थे। उनकी जो मंडली थी वो भी बहुत अच्छी थी। इन शिष्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटकुले व सवैये कंठस्थ होते थे। मतलब कि इन शिष्यों को ब्रज भाषा का ज्ञान दिया जाता था तो उनको क्या होता था, उन चीज़ों का ज्ञान था और वो इनको याद भी किया करते थे, मतलब उनको कंठस्थ थे वो सारी चीज़ें। बसंत उत्सव के फूल डोलों, सावन के हिंडोलों और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पंडित दंगल जुटा करते थे। मतलब कि जब वसंत का समय आता था उस वक्त और फिर सावन के हिंडोले और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर क्या होता था, जगह जगह पर प्रोग्राम होते थे तो ये लोग वहाँ पर जाया करते थे, जिनसे दूर दूर के कवि सवैये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। मतलब कि वहाँ जब प्रोग्राम होता था क्या होता था, दूर दूर से जो कवि थे वो वहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे, हार जीत की बाजी लगा करते थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वहाँ पर क्या होता था, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे और जो बड़े बड़े कवि थे वो वहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे और वहाँ पर क्या होता था, बड़े बड़े कंपटीशन हुआ करते थे। इनमें से एक रामलला जी हमारे भी पड़ोसी थे। फिर इसने जो लेखक था उसने किसकी बात बताई, अपने पड़ोसी की, जिनका नाम क्या था, रामलला जी। इन्हें अकेले वर्षा ऋतु पर ही सैकड़ों छंद याद थे। मतलब इन्हें किस पर याद थे, पावस मीन्स वर्षा ऋतु पर सैकड़ों छंद याद थे। ये वह उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। मतलब कि जो रामलला जी थे वो मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं थे और मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़े भी नहीं थे, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस मुझसे ज़्यादा थी क्योंकि वो बहुत अच्छे कवि थे। लेकिन मैंने रामलला जी से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो समाज में बहुत ज़्यादा फेमस थे, उस वजह से मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं भी अब ब्रज भाषा के पुराने कवि सवैये याद करने लग गया। मैंने भी क्या करना शुरू कर दिया, जो ब्रज भाषा के जो कवि वो सवैये थे उनको याद करना शुरू कर दिया और उन्हें विद्यालय में अपना बता कर सुनाने लगा। मतलब कि वो क्या करते थे, जो ब्रज भाषा के जो सवैये थे जिसको किसने लिखा था, जो ये रामलला जी थे, इनके द्वारा लिखे गए थे। तो जो लेखक थे इन्होंने क्या किया, उन सवैयों को अपना बता दिया कि हाँ ये तो मैंने लिखी है, और क्या करने लग गया, वो स्कूल में सुनाने लग गए। पर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम, भूषण पद्माकर, ग्वाल रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते हैं। लेकिन मैंने शीघ्र ही स्कूल में क्या चीज़ नोटिस कर ली कि जो छंद जिनके द्वारा लिखे गए हैं ये लोगों ने पहले से सुन रखे हैं, तो लोग इनको पहचान जाते थे कि हाँ ये तो उनके द्वारा लिखा गया है, ये इस लेखक यानी कि गोपाल प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है।
पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह जाता जितना कि मैं चाहता था। मतलब कि मैं चाहता था कि मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, लेकिन लोगों के द्वारा इन छंद को पहले ही सुना गया था, जिसकी वजह से मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी कि मुझे मिलनी चाहिए थी और जितनी मैं चाहता था। तब मैंने अपनी राह बदली और रामलाल जी से चापलूसी कर करके अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा। फिर मैंने क्या कर दिया, लोगों की छंद चुराने की वजह मैंने क्या किया, रामलाल जी से थोड़ी बहुत चापलूसी की और अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा। मतलब कि मैं उनसे कविताएं बनवा लेता था और फिर खुद का नाम दे दिया करता था। फिर क्या करता था, मैं विद्यालय में उत्सव में जाकर छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगता था और कहता था कि ये मेरे द्वारा लिखी गई है। थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रौब जम गया कि मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ, तभी सर मुड़ाते ही ओले पड़े। मतलब कि फिर क्या हो गया था, थोड़े ही दिनों में लोगों के ऊपर मेरा रौब जम गया था। मैंने लोगों को ये शो कर दिया था कि हाँ मुझे भी कविताएं बनाना आता है। फिर क्या हुआ देखो, हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी, यानी कि प्रदर्शनी हुआ करती थी। उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। मतलब कि हमारे मोहल्ले में क्या होता, हमारे नगर में एक प्रदर्शनी लगा करती थी और उसमें क्या होता था, एक सम्मेलन हुआ करता था और उस सम्मेलन में जो कवि थे वो सारे इकट्ठा हुआ करते थे और उस कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व एक समस्या दी जाती थी, यानी कि एक टॉपिक दिया जाता था और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर गोरे कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे। मतलब कि क्या होता था, एक घंटा पहले एक समस्या दी जाती थी, एक टॉपिक दिया जाता था, उन पर कविताएं बनानी होती थी। समस्या पूर्तियों पर गोरे कलेक्टर यानी कि जो ये प्रदर्शनी करवाया करते थे वो क्या करते थे, गोरे कलेक्टर यानी जो अंग्रेज लोग वगैरह थे वो कलेक्टर थे, वो क्या करते थे, वह जो जीत जाता था उनको इनाम दिया करते थे। इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करती थी। इसलिए उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो शिक्षक संस्थाएं थी, जो स्कूल कॉलेज थी, वो क्या करती थी, अपने कुछ चुने हुए छात्र को वहां पर भेजा करती थी। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित किया गया और इस बार क्या हुआ, हमारे विद्यालय से मेरा नाम वहां भेजा गया। मैंने सुना तो मुझे काट मार गया। मतलब कि जब मैंने ये बात सुनी कि मेरा नाम वहां भेजा गया है तो मुझे शौक लग गया, मैं सरप्राइज हो गया और घबराया हुआ मैं किसके पास चला गया, अपने क्लास टीचर के पास चला गया। मैं धरती की ओर देखता रहा। मतलब कि जब मैं वहां चला गया तो फिर मैंने क्या किया, मैं वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और मैं धरती की तरफ देखता रहा। उन्होंने समझा कि किसी से पिट कर या किसी को पीट कर आया है। जब मैं वहां इस तरीके से खड़ा हो गया और मैंने कुछ नहीं बोला तो मेरी टीचर ने क्या समझा कि मैं किसी से पिट कर आया हूँ या मैं किसी को पीट कर आया हूँ। जरा रुखाई से पूछा, बताओ ना क्या बात है। फिर उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा रुखाई से पूछा, एकदम स्ट्रिक्ट होके पूछा कि बताओ क्या बात है। मेरे मुंह से फिर भी कोई बोल नहीं निकला, लेकिन मेरी आंखों की आर्द्रता और मुंह की बेबसी ने उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। जब उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट होके पूछा तो फिर क्या हुआ, मेरे मुंह से भी एक वर्ड भी नहीं निकला और फिर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हीं आंसुओं को देखकर वो क्या हो गए, उनका गुस्सा था वो ठंडा हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि कोई गंभीर बात है। फिर उन्होंने ऐसा महसूस किया कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है और फिर उन्होंने क्या किया, मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे पुचकारते हुए बोले कि बोलो बेटा क्या बात है। फिर वो क्या करते हैं, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो उनको एकदम पुचकारते हैं और बोलते हैं कि बोलो बेटा क्या बात है। अब ये जो गोपाल प्रसाद जी है वो देखते हैं वो क्या बताते हैं। तो मैंने आपको हाफ चैप्टर रीड करवाया है। अब जो गोपाल प्रसाद जी है वो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या बात बताते हैं, जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।